बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुल्की सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि वही ज़ेर बहस है और जिस तरह का हैजान, सियासी हैजान पिछले कुछ दिनों से जारी है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और एक नई डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं। 3 या 4 अप्रैल को, जो कि संडे 3 अप्रैल को कहा जा रहा है कि अब वोटिंग होगी, जो कि शेख रशीद साहब ने कही है। 31 को नो कॉन्फिडेंस के ऊपर बातचीत होगी, यानी कि बहस का आगाज किया जाएगा। तो अब अगर बहस का आगाज 31 को है और 3 को इसके ऊपर पोलिंग होगी तो या वोटिंग होगी, तो जाहिर है कि इस दौरान जो है वो कुछ ना कुछ तो हुकूमत और अपोजिशन को करना है, एक दूसरे के साथ बात करें। कल बड़ा सरप्राइज जो था वो चौधरी परवेज इलाही की सूरत में मिला, अपोजिशन को मिला कि वो अपोजिशन के साथ बातचीत करके उसके बाद फाइनल चीजें होने के बाद अपोजिशन ये क्लेम करती है कि उन्होंने उनको डिच किया और वो हुकूमत की तरफ चले गए और उनके जो है वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन गए। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनसे उसी वक्त वहां पे इस्तीफा लिखवाया गया और उसके बाद जो है वो जो वजारत आला थी वो परवेज इलाही साहब को कहा गया कि उनको दी जाएगी। लेकिन आज इस पे भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। आज आसिफ ज़रदारी साहब ने इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये कहा कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं और जो भी कैंडिडेट पंजाब का होगा उस पे हम फैसला करेंगे, यानी अपोजिशन का कैंडिडेट होगा जो कि वहां पे उसको फतह नसीब होगी या कामयाबी नसीब होगी। इस वक्त भी इसी मामले के ऊपर अपोजिशन जो है वो बातचीत कर रही है, एक दूसरे के साथ बैठे हैं सर जोड़ के कि क्या होगा, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी। लेकिन ज़रदारी साहब ने क्या कहा, मैं 1 मिनट के लिए आपको सुनवाना चाहती हूँ, जरा सुनिएगा। काफी एहतियात थे, आ गए थे, फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, तो उनसे पूछा जाए। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। अब देर हो चुकी है और ये हम सब इतारीत बैठ के फैसला करेंगे किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। अपोजिशन इस बात का यकीन रखे हुए है कि पंजाब के अंदर तब्दीली आएगी, उनकी मर्जी से आएगी। अपोजिशन के पास नंबर पूरा, और ये बात यूं भी दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के अलावा कहा जा रहा है कि एक छीना ग्रुप भी है जो कि मंजर आम पर आ चुका है और अब शायद एक और बुज़दार ग्रुप भी जो है वो जन्म ले रहा है। ये सूरत हाल कहाँ ले जाएगी पंजाब की सियासत को बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ अब एक नई बहस जो कि हुकूमत ने उसके ऊपर जो 27 का जलसा था उसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि एक खत लिखा गया है और वो खत उन्होंने लहराया भी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई है और उनकी हुकूमत को अदम एतमाद के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस खत के बारे में लिखा गया। और आज असद उमर साहब ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये तस्लीम किया कि तहरीक अदम एतमाद के आने से पहले जो है वो ये खत मंजर आम पर आ चुका था। अगर यानी उनके पास आ चुका था, अगर ये खत उनके पास आ चुका था तो सवाल ये है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले हुकूमत को ये मरासला या खत, जिसका कि फैसला भी हुकूमत ने करना है कि ये मरासला या खत वो मंजर आम पर लाते और वो ये केस प्ली करते कि अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद लेके आ रही है ये बैरूनी एजेंडे पे है, ये साजिश है, इसको पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है, इसके ऊपर NSC बुलाई जाती, इसके अंदर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती, जुडिशल कमीशन बनाया जाता, क्योंकि हुकूमत पावर में थी और आज भी है। अगर चाहें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला कर सकते हैं। इसके ऊपर आज असद उमर साहब ने क्या कहा था, जरा वो आपको सुनवाई देते हैं। फैसले की तारीख अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। वो टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। वजीर आजम तैयार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं अपोजिशन की तरफ से वो तो नवाज शरीफ हैं, वो बाहर बैठे हुए, उनकी मुलाकातें होती रही हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी होती रही हैं। ये एक नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी उन्होंने इल्जामात लगाया कि उनकी गैर मुल्कियों के साथ मुलाकातें होती रही हैं, उनकी बातें होती रही हैं और गैर मुल्की एजेंट के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दी। बहुत संगीन इल्जामात है जिसका जवाब आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दिया। वो क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए।
پاکستان کے عوام کو دھمکی دی. وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں, پارلیمان کو بتائیں کہ کس نے پاکستان کو دھمکی دی, کس میں یہ ضرورت ہوئی کہ پاکستان کے عوام کو دھمکی دے سکے. کیا ہم میں اتنی غیرت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کا نام لے سکے؟ فوری طور پر اس ملک سے آپ سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں. اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو پارلیمان میں آ کر معافی مانگ لیں. 23 کروڑ کے عوام کے نمائندوں کو اگر آپ خط نہیں دکھائیں گے, 4 اپریل کے بعد وہ خط اخبار میں چھاپا جائے گا. دھمکی امیز خط صرف عدم اعتماد کے دوران کیوں آیا, یہ بات بھی وہاں پر طے ہونی چاہیے. وزراء نے جس وزیر اعظم پر الزام لگائے ہیں آج معافی مانگیں یا پھر یہ حضرات جو ہیں عدالت میں جائیں, ثبوت پیش کریں. ہم نے تو کبھی خط نہیں لہرائے, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ جی مجھے تو دنیا ڈرا رہی ہے. سنگین الزامات کے اوپر اگر پرائم منسٹر اس کو منظر عام پر نہ لائے تو 4 اپریل کو اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر یہ خط لے کے آئے گی. کل خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ پہلا آرڈر نیا وزیر اعظم یہ جاری کرے گا کہ یہ خط کیا ہے, اس کے مندرجات کیا ہیں, کہاں سے آیا یہ خط, کس نے لکھا یہ خط, کس کو لکھا یہ خط, کیوں لکھا یہ خط. اسی میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج جو ہے موجود ہے جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں, ترجمانوں میں سے ہیں, ترجمان ہیں بلکہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب باسط بخاری صاحب اس وقت تک یہ باغی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, رکن قومی اسمبلی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور پہلے ناراض تھے, اب پیپلز پارٹی کے اندر ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرخیل ہیں ایک طرح سے کہا جائے. بہت بہت شکریہ, اپنے حقیقی گھر میں واپس آئے ہیں, تو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. چونکہ پی ٹی آئی نے ہم سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, لہٰذا ان کا کوئی بھی آج نمائندہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم آپ ہی کو پی ٹی آئی سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے, ناراض باغی رکن کے طور پر باسط بخاری صاحب. تو پہلے تو یہ کہ خط ایک لکھا گیا ہے, آپ سے شروع کر رہی ہوں. خط لکھا گیا ہے تمام اراکین اسمبلی کو پرائم منسٹر کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے 63 لگ جائے گی اگر آپ لوگ پارلیمنٹ کے قریب بھی پھٹکے. تو کیا وہ خط آپ کو موصول ہوا ہے؟ بس وہ میڈیا میں انہوں نے کہہ دیا, یہ کافی ہے, تو ہمیں پیغام ان کا مل گیا. جہاں تک بات ہے 63A لگنے کی, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ 63A اگر امپلیمنٹ ہو بھی جاتا ہے آپ صرف ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. ویسے میں تو انڈیپینڈنٹ لڑ کے آیا تھا, بہرحال پاکستان کی بہتری کی خاطر انہوں نے مجھ سے سائن کرایا تھا, اور میں جذبات میں آ کے بھی خان ہے پاکستان کی بہتری کر لے گا, تو میں نے سائن بھی کر دیے تھے. ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں آزاد ہی اپنی حیثیت برقرار رکھوں, جو کہ وقت اور حالات کے تقاضے نے بتایا کہ میرا فیصلہ یہ غلط تھا. تو زیادہ کیا ہو جائے گا, ڈی سیٹ ہو جائے گا. میں بائی الیکشن خود لڑوں گا انشاءاللہ, میں ہر اس حد تک جاؤں گا انشاءاللہ. سوموار کی رات کو انشاءاللہ یہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. سوموار کی رات کو پکی بات, کیونکہ مجھے شیخ رشید صاحب کا جو 3 کو انہوں نے بلایا ہے نا, مجھے یہ ٹرک لگتا ہے. اسپیکر کی مرضی ہوتی ہے کہ اب جس دن وہ تحریک کے عدم اعتماد جمع ہوگی باضابطہ میاں شہباز شریف کی طرف سے, ٹھیک ہے, اسپیکر کا کام ہے بٹوین 3 to 7 days. لیٹ سے اگر ہم جمعرات کو بھی جاتے ہیں, جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے جی, اگر ہم جمعرات کو بھی جا رہے ہیں تو اگر 5 منٹ کوئی کھڑا ہو کے تقریر کر دے, 5 منٹ بعد اسپیکر کہتے ہیں نہیں جی پٹ کریں تحریک عدم اعتماد, بندے دکھائیں, شو کریں, تو ہم الحمدللہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. اچھا, جو یہ شیخ رشید کا بیان ہے نا کہ 3 تاریخ, 3 تاریخ بنتا ہے, یہ بلف ہے. تو یہ آپ کو کون سی تاریخ لگتی ہے؟ 3 نہیں ہے تو 4 لگتی ہے. 4 سوموار ہے, لیکن وہ تو 7 دن کا ٹائم گزر جائے گا, اسی لیے اتوار 7واں دن ہے. دیکھیں یہ ہفتہ بھی ہو سکتا تھا, یہ جمعہ بھی ہو سکتا تھا, اس میں مجھے کچھ کھیل نظر آ رہا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دنوں کا چکر ہے, بھائی ہم جب بھی کریں, جب بھی کا چکر ہے, کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے کہا مجھے کھیل لگ رہا ہے, سازش لگ رہی ہے. دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے, آئی تو ستاروں کے چکروں میں ہے. اچھا چلے اس میں نہیں بات کروں گی, نہیں اس میں نہیں کرنی, اس میں نہیں کرنی, نہیں پلیز, پہلے میں عطاب کا شکار ہوں جو میں نے نہیں لکھا, میں اس پہ نہیں. اچھا میں اور بات کریں, بالکل. یہ حکومت تو آئی ہے, آپ سمجھیں کہ خان صاحب سیاسی آدمی ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں سیاست میں نا, کیونکہ میں تو ان کی پارٹی میں نہیں تھا, میں تو ان کا مزاج نہیں سمجھتا تھا. ٹھیک, میں تو آیا جس دن میں نے پارٹی جوائن کی, میں تو عمران خان کو دیکھتا تھا, کرکٹر عمران خان سپر سٹار, بالکل ٹھیک, ہیرو, قومی ہیرو. دیکھیے یہ ہوتی ہے آپ کی
मतलब कि वो सोच अच्छा, मिलते नहीं। बासित साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तारिक बशीर चीमा साहब मेरे साथ है और वो चले जाएंगे 2 मिनट आप अगर उनसे आपकी बात कर लें इजाजत पहले। है। अब मुझे टाइम अस्सलाम वालेकुम दीजिए। चीमा साहब, बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी चीमा साहब, आपको आवाज नहीं आ रही शायद। जी चीमा साहब। जी आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल आ रही है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिए। एक तो आपका क्लिप हमने देखा, आज भी आप कह रहे हैं कि आप खिलाफ वोट डालेंगे इमरान खान साहब के और आप चले, जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो सामने आ गई। लेकिन अब सूरत हाल काफ लीग के अंदर क्या है सर? वजारत आला के लिए परवेज इलाही साहब हैं, बन पाएंगे नहीं? जरदारी साहब कह रहे परवेज हैं। इलाही साहब चीफ हाँ। मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। हाँ। हम पूरा जोर लगाएंगे उनके लिए, पूरी कोशिश करेंगे और जितना जो कुछ हमारे बस में होगा इंशाअल्लाह ताला हमारी स्ट्रगल में कोई कमी नहीं होगी। बाकी ये जो ऊपर वाला वोट है अज़्म एतमाद वाला, ये क्योंकि 3-4 माह पहले मैंने चौधरी शिजात हुसैन साहब से इस बात की छुट्टी ली थी कि मैंने आज के बाद ये जो ईवीएम का वोट था, मैंने कहा था कि इसके बाद मैं वोट नहीं डालूंगा। और अच्छा। वो मैंने वादा याद करा के मुझे छुट्टी मिल गई है। उन्होंने कहा ठीक है आप वोट न डालें। अच्छा चीमा साहब, ये बासित बुखारी साहब आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, मुझे जाहिर है वो कह रहे हैं, तो मैं आपकी इजाजत से उनसे सवाल ले लूं। जी 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 बासित साहब प्लीज आप अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी बासित अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह के शुक्र, आप खैरियत से हैं? करम चीमा साहब हमारे बुजुर्ग का दर्जा रखते हैं जी। चीमा साहब मैंने एक सवाल पूछना था आपसे। जी वो ये सवाल है कि जी वो वजीर आला साहब का इस्तीफा कोई टीवी पे नहीं आ रहा, कोई खान साहब ने नहीं दिखाया कि मैंने इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया है, या कोई गवर्नर साहब नहीं कह रहे कि मैंने इस्तीफा अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया है। जवाब भी इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा। जी जी नहीं जी नहीं बासित साहब, इसका जवाब मैं ये देता हूँ हाँ। कि मैं चूंकि उस मीटिंग में नहीं था जहाँ पर चीफ मिनिस्ट्री ऑफर हुई थी, तो जहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट की थी चौधरी साहब ने, अब वो बेहतर जवाब दे सकते हैं बासित साहब के वो इस्तीफा मीटिंग का तो कहाँ मुझे पे ये है? पता चला, जी सर, वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया ना, तो उस मीटिंग पे का मैं एक बताता सवाल। हूँ जी। मैं एक और थोड़ा सवाल सा मीटिंग का हाथ बिल्कुल, बता मैं आपको इस पे ओके। पूछती हूँ। मुझे ये बताइएगा चीमा साहब कि अब चौधरी बरादरान के इख्तलाफात की खबर आई, फिर चौधरी शुजात साहब की तरफ से वजाहत भी आ गई, तो नहीं, अब नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी इस खबर में तो हकीकत है। अच्छा इस खबर में कोई हकीकत नहीं है। एक बात में हकीकत है कि मैं अपना वोट अज़्म एतमाद के हक में डाल रहा हूँ, अपोजिशन के हक में डाल रहा हूँ, बस। बस। और आपका कोई अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हुकूमत की तरफ से, आप नहीं मानेंगे? मैंने कहा जी कि इंशाअल्लाह बिशर्ते जिंदगी इनके खिलाफ वोट दूंगा। इनके 2 वोट हैं। और जो चौधरी सालिक साहब का, फारूक खान साहिबा का और वो देखें जी, वो चौधरी परवेज इलाही साहब या चौधरी शिजात हुसैन साहब जाने, उनका काम जाने, मैं तो अपने वोट की बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं डालूंगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक मीटिंग यू। की जो मुझे कहानी आप बताइए, फिर मैं मुसद्दिक साहब और चंद मीटिंग साहब की से कहानी ये हाँ। पता चली है कि चौधरी साहब जब तशरीफ ले गए, अच्छा खान साहब ने जेब से इस्तीफा निकाला और वो इस्तीफा उन्होंने 15 दिन पहले ले लिया था, खाली पेपर पे। अच्छा हाँ जी। गुजदार साहब से। मैं आपको यकीनन आपके चैनल पे मैं आपको खबर दे रहा हूँ और ये हकीकत है। उन्होंने जब पेपर निकाला चौधरी साहब को दिखाया, क्योंकि चौधरी साहब स्पीकर हैं, तो उन्होंने जो मुझे पता चली, अब इसकी मैं जिम्मेवारी नहीं दे सकता कि मेरी बात सच्ची है, ठीक। ये मैंने बात कुछ अपने अहम तरीन दोस्तों से सुनी है, अच्छा। जो मैटर करते हैं इस मुल्क ठीक में। ठीक। उन्होंने बताया कि जो उन्होंने लेटर निकाला चौधरी परवेज इलाही को पढ़ाया, जब चौधरी परवेज इलाही साहब वो रखने लगे, खान साहब के नहीं ये मुझे दे दें, उन्होंने दोबारा अपनी जेब में डाल लिया। अच्छा अब मैं ये पूछता हूं, मेरा ये सवाल है इस मुल्क के हुक्मरानों से कि आपने टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चलाई, आपका स्पोक्स पर्सन कह रहा है कि जी उनका इस्तीफा कबूल हो गया, किधर इस्तीफा कबूल हुआ? कोई हमें दिखाई तो सही। वो तो खबरें चल रही है, गवर्नर साहब ने मंजूर कर ली है। और नोटिफिकेशन दिखा देना। हाँ हाँ। जब तक नोटिफिकेशन नहीं तो देखेंगे। आपका ख्याल है कि खान साहब ने? नहीं, मेरा कोई ख्याल नहीं है। अच्छा, मैं ख्याल इधर पूछ लेती हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में कोई इस्तीफा ठीक बात है, जब तक गवर्नर के पास ना जाए, फिर उसके बकायदा तो गवर्नर। चौधरी साहब के खिलाफ गेम की गई आपके ख्याल में? नहीं, मैं नहीं कहता कि चौधरी साहब के खिलाफ गेम। चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े सियासी ज़ीरक इंसान हैं, बड़े समझदार हैं, और चौधरी साहब के साथ गेम क्या होनी है। चौधरी साहब मकाफात अमल होता है। चौधरी साहब ने खुद बड़े बड़े लोगों के साथ गेमें की, एक दफा उनके साथ भी हो गई।
تو یہ تھوڑا سا ان کا اور خان صاحب کا محبت کا رشتہ پرانا مطلب ہے. اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچائے گا؟ مطلب نوئنگ چودھری دیکھیے، پرویز الہی کے- انہیں سلائی اور خسرو بختیار کی پارٹنرشپ بھی ہے، دوستی بھی ہے. اور تو خسرو بختیار صاحب ابھی تک گورنمنٹ کے ساتھ ہیں؟ خسرو صاحب گورنمنٹ کے ساتھ ہے، خان صاحب کے بڑے ایسی بات ہے؟ طاقتور وزیر ہیں. ہاں جی، کوئی لیتا نہیں. اور نہیں اچھا۔ یہ چلو ان کی رائے ہے، میں طاقتور وزیر ہیں، بااثر وزیر ہیں. اچھا، تو میرے خیال میں انہوں نے مونس کو قائل کیا ہوگا، لیکن سنا ہے کہ باقی فیملی اس پہ خوش نہیں ہے. چوری شفاعت صاحب تو پہلے ہی خوش نہیں ہے، وجاہت صاحب بھی سنا ہے خوش نہیں ہے. اچھا اور چیمہ صاحب نے خود اپنا موقف دے جی، دیا. وہ تو انہوں نے صاف کہا کہ میں تو اس پہ اب ملک صاحب پھر اب زرداری صاحب نے تو کلیم کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جیتے گی پنجاب میں، اپنا امیدوار لے کے آئے گی اور ہم جیتیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا؟ ہوگا کون کینڈیڈیٹ؟ جی میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ چودھری صاحب نے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو سب کے پاس ووٹس تھے اور ان کو اگر وہ چاہتے تو چل سکتے تھے اپوزیشن کے ساتھ. لیکن یہ بہرحال ان کی مرضی ہے کیو لیگ کی کہ وہ کہاں جائیں، کس کے ساتھ کھڑے ہوں. انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. میرے خیال میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، وہ اپنے ووٹ پورے نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے ایک بڑا رسک لیا ہے. لیکن بہرحال ان کا حق ہے، ہر بندہ سیاست میں اپنے رسک لیتا ہے. لیکن ہمارا آپ لوگوں نے آفر کر دی تھی جی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے. جی بالکل وزارت اعلیٰ جی باقاعدہ آفر کی تھی. جی مجھے تو یہی میری خبر ہے دعا خیر کہ ان کو انہوں نے بالکل بات ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. بہرحال جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی بدل لیں وہ کسی کا معلوم. لیکن میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، یہ میرے لیے جو کل ہوگا کوئی خود کیا مٹیریل پتا چیزیں نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کیا کریں گے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، انہوں نے اپنی سیاسی لیگیسی کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے. ہمارے اوپر اب مقرر ہے اپوزیشن کے طور پہ کہ ہماری جتنے بھی الائنس گروپس ہیں ہم سارے ووٹ کریں گے اور ہم ول میک شور کہ وہ ڈیفیٹ کریں. اس سے پہلے کہ میں خط والے معاملے پہ آؤں. اس وقت ہمارے پاس ووٹس ہیں اور ان کے پاس نہیں ہیں، پنجاب اسمبلی میں بھی اور یہاں پہ بھی. جی چند صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ پھر میں بخاری صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں وفاق میں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ان اراکین کے علاوہ جو پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں، جو ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو ووٹ نہیں کریں گے، اس کے علاوہ بھی 170 کے قریب تو ہیں لوگ. ہو گئے آپ کے پاس 170. Yes, 170. اچھا، اور ایم کے اور اس میں ایم کیو ایم بھی نہیں ہے ابھی، اور اس میں MKM آ جائے گی؟ ایم کیو ایم دیکھیں ان کی مذاکرات چل رہے ہیں. ایم کیو ایم کے پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم نے ساتھ چلنا ہے. جس طرح چیئرمین بلاول نے کہا ہے کہ ہم فیوچر میں بھی کراچی کے لیے، ملک کے لیے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے ضروری ہے کہ سندھ کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھے چلیں، اور پہلے بھی چلتی رہی ہیں. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں ملک کو کرائسس سے بھی نکالنا ہے. اصل ٹارگٹ صرف عدم اعتماد نہیں ہے، اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے الیکشن تک ایک ٹرانزیشنل فیز جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چلنا اور ایسی چیزیں سیٹ کرنا جو اکانومی کے لیے، ملک کے لیے، الیکٹورل لانگ ریفارم ٹرم کے لیے بنیادوں کے لانگ ٹرم بنیاد. باسط بخاری صاحب، اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں، یہ ناراض اراکین کہہ رہے ہیں واپس بھی آ رہے ہیں، اور فواد چوہدری صاحب نے کل کہا کہ یہ میں نے کل ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ میں نے نام دیے ان کو، 12-14 کے نام دیے میں اور لمبی لسٹ نہیں دیتا. اس 12-14 میں کسی ایک کی تو وزیر اعظم 2-3-4 بندوں کی، یہ تو 8 کا کلیم کرتے ہیں، 4 بندوں کی تو کسی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کروا دیں بھئی. وہ ان کو اپنے انہوں نے ساتھ دلانے کا، ساتھ رہنے کا اعلان کرا دیں. کیوں نہیں کراتے؟ آپ تو 24 گھنٹے ہو گئے. اینڈ سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں، میں تو نیا آ کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا نا، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہی واز اے کرکٹر، ہی از اے کرکٹر. باقی رہا سیاسی جماعت ہونے کا، تو ڈالا ہوا ہے انہوں نے سیاستدان. کیا میری ایک بات سنیں، جو بیساکھیاں تھی نا جس کے زور پہ یہ 3.5 سال چلے تھے، اب وہ بیساکھیوں والے سو گئے. کیونکہ جو آگے جو پاکستان کا مستقبل ہے ان کے رہنے سے ان کو سیاہ نظر آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کوئی نہیں، بس وہ اب سو گئے، وہ کسی طرف ان کا کوئی نہیں، بس وہ سو رہے ہیں. اب وہ آرام کر رہے ہیں سیاسی انداز میں. سارے سیاستدان سر جوڑ کے سیاسی فیصلہ کریں گے، ورنہ تو خان صاحب 6 مہینے اسمبلی نہ چلا سکتے. اچھا، میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. میں بریک لے لوں
ब्रेक के बाद ये जो खत की साजिश है और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ उनकी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश हुई, नवाज शरीफ एजेंटों से मिले हैं, ये क्या है, ये कहानी कहां तक जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब आ गई है खत की साजिश, जिसपे के बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डॉक्टर साहब आज की है, आपने देखी होगी, असद उमर साहब की और फवाद चौधरी साहब की, और नवाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने इल्जामात भी लगाए हैं कि वो मिल रहे हैं एजेंटों से और बाकी लोगों से, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल सामने आई है। तो क्या आप देख रहे हैं ये खत नैरेटिव तो बनाएगा पब्लिक के अंदर, नहीं? सवाल क्या है आपका? यही सवाल है कि नैरेटिव बनाएगा या नहीं बनाएगा, और करेंगे क्या? यानी आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी और मुल्क ने साजिश की आपके मुल्क के खिलाफ, आपका मुल्क है क्या? आइन है, और उस आइन की पासदारी के लिए क्या है? पार्लियामान है। और आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान साजिश कर रही है आइन को सबवर्ट करने की, और साजिश कर रही है किसी बैरूनी ताकत के हाथ। तो उस बैरूनी ताकत का नाम लेना, हम तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हैं। अगर कोई पाकिस्तान का आइन सबवर्ट करना चाहता है तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हैं। तो निकाले ना, जुर्रत पैदा करे, जरा नाम लें उसका जो पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट करना चाहता है। तो रहे चीफ जस्टिस साहब कौन है चीफ जस्टिस? कौन है भाई? भाई चीफ जस्टिस की हम बड़ी इज्जत करते हैं, वो तो एडजुडिकेट करते हैं। ये पार्लियामान का काम है, इलेक्टेड बॉडी पार्लियामान है जिसके अंदर लोग इलेक्ट होकर आते हैं। इस आइन की पासदारी का काम पार्लियामान के पास है। जब कोई डिस्प्यूट होता है तो एडजुडिकेट करते हैं। डिस्प्यूट कहां है? पहले तो वो कागज लाए ना, जरा दिखाएं, और बचा किसको रहे हैं? वो कौन सा मुल्क है जिससे डर गए, पिद्दी लग गई इनकी? खामोश क्यों है? जबान कांपती है। आज कहा है ना, शाहिद अब्बासी साहब ने कहा है ना, जरा सामने लाएं। हम तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हैं, बाहर निकालें उसको जिसने पाकिस्तान में ये साजिश की है। तो इसके तो बड़े असरात मुरत्तब होंगे चंद साहब। क्योंकि ये बताइए कि उन्होंने ना सिर्फ चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को भी इन्वॉल्व किया। तो क्या वो कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस ने भी वो सिक्योरिटी का कागज देख लिया और नजरें फेर ली? ये कह रहे हैं? अरे भाई लेकर आए ना, इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, इतने इदारे इन्वॉल्व किए हैं। बिल्कुल। तो जब कहा है कि इस मुल्क पे हमला, इस मुल्क के आइन पे हमला हुआ है, तो कागज सामने लाए, जुर्रत पैदा करें। कि तहरीक अदम एतमाद से पहले ये कागज उनके हाथ में आ गया था, जो मरासला ये खत है, पेश किया जा सकता। दो चीजें हैं। देखिए, आवाम को जो भी पिछले दिनों से नैरेटिव बना रहे हैं कि मैं असूली मौकफ पे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, एब्सोल्युटली नॉट। मैं अक्सर कहता हूँ एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर ईरान गैस पाइपलाइन एक मंसूबा था, जिसका आम लोगों को भी पता है। पब्लिक कहती है कि भाई अमेरिकन प्रेशर की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की वो जरूरत है। जरदारी साहब ने और हमारे बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछी हुई है, क्या इस हुकूमत ने कभी कोशिश की उसके ऊपर? वो क्यों नहीं बिछाई? दूसरा, कहते हैं जी मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, इख्तिदार के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, ये वो। तो चौधरी परवेज इलाही साहब को वजारत आला देना, जिनके बारे में वो पता नहीं क्या क्या कहते थे, ठीक, और जो उनके पार्टी के नजरियाती पुराने लोग हैं, वो पहले दिन से उनके स्पीकर बनने के भी खिलाफ हैं, अब वजीर आला तो दूर की बात है। तो वो कौन सा कंप्रोमाइज है? नंबर 2। नंबर 3 आ गया खत लेटर के ऊपर आ जाए। देखें, मेरे ख्याल में इस मुल्क में जब भी साजिश हुई है तो बड़ी बड़ी साजिशें अंदरूनी बैरूनी हुई हैं इस मुल्क में, जिसमें वजीर आजम को फांसी भी लगे हैं, वजीर आजम शहीद भी हुए हैं, और जलावतन भी हुए हैं, असम्बलियां डिसॉल्व भी हुई हैं, तरीके अदम एतमाद पेश भी हुई है, नाकाम भी हुई है। तो ये पार्लियामान का एक काम जो है वो पार्लियामान का होता है। मैं समझता हूँ ऐसी सिक्योरिटी, अगर देखें वजीर आजम हमारे मुल्क का है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई खतरा, कोई साजिश ऐसी है, तो मैं समझता हूँ वो पार्लियामान में चीजें लाएं और पार्लियामान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और देखें,
वो किसी इंडिविजुअल एक शख्सियत की चीज नहीं है, ये तो फिर रियासत को धमकी होगी। बिल्कुल। रियासत को धमकी जब होती है तो वो फिर हर मुल्क हर शहरी को धमकी और होती है। वैसे भी मुरासलों के जरिए से कब तक बुखारी साहब ये तो कब मेरे से ख्याल में शुरू इसके हो गई ऊपर है? एक डिटेल हाँ। इंक्वायरी होनी चाहिए, है ना? इसके जुडिशियल ऊपर इंक्वायरी हो या नहीं, मैं पार्लिमानी समझता हूँ कमीशन हो। पार्लिमानी कमीशन बने, हाँ। इसके ऊपर जुडिशियल कहाँ से आ पार्लिमान रहा है में बार-बार? इसमें पार्लिमानी कहाँ से आ रहे हैं, जरा मुझे समझाएं ना। उन्होंने डिमांड जो की है- लाए ना पार्लिमान के अंदर हाँ। इल्जाम किस पे लगाया है? पार्लिमान पे। हाँ। इल्जाम लगाया है कि पार्लिमान में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है किसी और मुल्क के ईमा पे आइन को सबवर्ट करने की साजिश ऐसे ही है, हाँ। तो जुडिशियल कमीशन कहाँ से आया? जाहिर। लाए पार्लिमान के अंदर सामने लाए। हाँ, और सियासी फिर जमातें देखें हम इसके क्या आलाएकार हैं, फिर तो- देखें हम क्या करते हैं उस मुल्क के साथ जिसके मुतल्लिक आप कह रहे हैं कि उसने आइन को सबवर्ट बिल्कुल करने सही की बात है, कोशिश ये की है। तो होना चाहिए। लेकिन बासित बुखारी साहब, ये बयानिया भी तो है पब्लिक के लिए। जैसे आप जब नाराज हुए तो आपके खिलाफ एक बयानिया आया कि बच्चों से शादी कोई ना करे और घरों के ऊपर हमले करें, आपके बच्चों को स्कूलों में तंग किया जाएगा, तो बयानिया तो है और फॉलोइंग है प्राइम मिनिस्टर की। ये तो आप मानेंगे ये बात, वो ये भी मान लेंगे कि साजिश के जरिए से हुकूमत बरतरफ की गई है। देखें जी, कोई साजिश नहीं। देखें, जब अपने अंदर चोर हो ना तो उसको हर बंदा चोर नजर आता है। अच्छा, ये क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? ताइदाद तो कहते हैं हमारी पूरी है। मैं जरा एक बात का सवाल कर रहा हूं, जब ताइदाद पूरी है, आप बड़े कंफर्टेबल हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? ये सवाल बनता है ना। अच्छा, जो आपके साथ है वो बहुत अच्छा है, जो आपसे इख्तलाफ राय रखता है वो बहुत बुरा है। अच्छा, मैं 2 साल से 1.5 साल से इनकी किसी पार्लियामेंट्री मीटिंग में नहीं जा रहा। इनको पता भी है मैं किसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं जा रहा, मैं किसी डिविजनल मीटिंग में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता उस काफ वजीर आला के साथ नीचे बैठने में। अल्लाह ने जो दिया मेरे अपने हबीब के साथ के काफी है। तो और फिर वजीर आला उस्मान बुज़दार टॉप पे गया है पंजाब, उसको अवार्ड मिला है, दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, उस्मान बुज़दार रहेगा। सबसे पहली मोहसिन खुशी होने की उसका इस्तीफा जी कबूल करा के टीवी में खबर चला दी। जब मैं एक फैसला कर रहा था ना, मैंने अभी किसी दोस्त से बात की, उसने 2 बातें की, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं कहा जी मैं तो गलती कर बैठा हूं आके, और 2 साल से मैं इनको हर चीज में मतलब कि इनको वोट भी दे रहा हूं, इनके जो नैरेटिव्स हैं, बाज लेजिस्लेशन से मुझे इख्तलाफात थे, फिर भी मैंने कहा, और लास्ट टाइम जो लेजिस्लेशन हुई मैंने खान साहब को कहा कि अब आपका मेरा सलाम, मैं अब आपके साथ नहीं चलूंगा। तब मुझे ये नहीं पता था कि पीडीएम एक ये मूव करेगी, उसका किसी की सोच में ही नहीं था। मैं कह के आ गया था। उस बंदे ने कहा कि जी, मैंने कहा क्या करूं मैं? उसने कहा कि एक बात कहूं, खान साहब को पुराना दोस्त था, ये अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है, अच्छा आदमी नहीं, अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अपनी जात की खातिर हर किसी को कुर्बान कर देगा। वही मेरा दिन था, मैंने सोच लिया था कि सवाल ही पैदा तो कितने और नाराज अरकान है आपके? बहुत कहा जा लंबी रहा लिस्ट है, है? बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, हाँ जी, कोई 26 की तादाद दे रहा है, कोई 32 की दे रहा है, ज्यादा है, इससे ज्यादा है। ये आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने तो आज लेटर निकाल दिया कि आप जाएं मत, अब कहीं पे भी वोट ही नहीं देने जाना। लोग आएंगे वोट के लिए? देखिए, हमारे साथ तो आएंगे ना। हाँ। चलो कुछ घर बैठ जाएंगे, हमारे साथ तो पूरे आएंगे। हम वो लोग हैं जिनको जो असेंबलीज में जाएंगे पहले इत्तेहादी सारे करके ऑन बोर्ड करके 172 पूरा किया जाएगा। ठीक है ना जी। बोर्ड का क्या क्राइटेरिया है वो आदमी एतमाद से एक दिन पहले हमारी आला क़यादत बैठ के हमें समझाएगी कि हमने करना किया है। यानी अपोजिशन की जो क़यादत है वो बताएगी आपको? पीडीएम की। जी, तो वो उसमें आप बताएंगे। करेंगे फैसला कि क्या करना है क्या नहीं करना, आगे किस तरह चलना, कैसे क्योंकि चलना है? पहले अगर इत्तेहादी हो गए तो ठीक, जैसे बाप आ गई, या ये लोग तो वापस नहीं जाएंगे बाय द वे, बाप कोई भी नहीं जाएगा। आप देखते जाएं, आपको 24 घंटे में बड़े अच्छे सरप्राइज मिल जाएंगे। 30th को, आज क्या डेट है? आज 29 बस 30th के दिन, 31st के सरप्राइज दिन मिल बड़े जाएगा। अच्छे सरप्राइज मिलेंगे। खान साहब की इंशाल्लाह नींद उड़ जाएगी। मैं एक ब्रेक तो दिल नहीं चाह रहा लेने को, लेकिन मजबूरी है, लेती हूँ, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि फिर खत वाला मामला जो है ये कहाँ तक जाएगा, और खान साहब का के एहतसाब की बात हो रही है, वो कैसे अपोजिशन अगर हुकूमत में आती है तो करेगी। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब अगली हुकूमत, अगर ये अपोजिशन क्लेम करी है कि 4 अप्रैल को नया वजीर आजम होगा, नई हुकूमत होगी, तो फिर होगा क्या? पहले तो एक छोटी सी बात आप दोनों की इजाजत से, ये जो खत वाला तकरीर में आया, ये तकरीर में अचानक आया या कुरैशी साहब ने कोई इसके अंदर ये सबूत पहले दिए? एक खाका डिजाइन किया गया, अच्छा, ठीक है ना जी, कि मैं ऐसे कहूंगा तो आप ऐसे कीजिएगा, और जो ये विच इज फेक, गलत है, वो आपको इंशाल्लाह जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, पहले दिन ही या दूसरे दिन ही आपको हम खत की पूरी डिटेल बताने। यानी वो ये एक जो खत रूटीन है का ये खत है। तेरे फेक है? देखिए, यूरोपियन यूनियन का एक खत है, यूरोपीय यूनियन का? जी, यूरोपीय यूनियन का। अच्छा। और रूटीन में उन्होंने सारे हेड ऑफ स्टेट्स को भेजा हुआ है। हाँ, अच्छा, नेचुरल होता है ना, सारे हेड ऑफ स्टेट्स का। हाँ, हाँ, बस वो एक उसको डिजाइन किया गया जलसे में। हाँ, बाकी हाँ, गाड़ी में बैठते हुए इधर बड़े बड़े लोगों पे इन्होंने इल्जामात लगाने थे। वो गाड़ी में बैठते सिर्फ वो इल्जामात की जंग जो करना चाह रहे थे, या बस मैं क्या कहूं, तकरीर अच्छा। तब्दील हो गई। तकरीर जो थी वो तब्दील हो गई, तब्दीली आ गई। तब्दीली आ गई। तब्दीली आ गई। गाड़ी में बैठते हुए तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो वो जो हम कह रहे हैं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके आएंगे और वो सिविलियन बालादस्ती, वो क्या मतलब? बड़े आगे? दिलेर बनते हैं, हाँ, तो जो सारी रात याद करते रहे तो वो कर देते ना तकरीर। यही तकरीर और थी और वो फिर बदल गई, तकरीर गाड़ी में बैठ आधी गई। और थी, अच्छा। 75% थी, 25% उसमें मिर्च मसाला लगाना था। बड़ा जो इनकी आदत है, देख कि किसी का नाम इज्जत से तो नहीं लेते ना। अब पीडीएम क्या कहते हैं, 3 चूहे आए हुए हैं। देखिए, थोड़ी सी रिवायत तो होती है। आप मौलाना साहब कह दें, आप जरदारी साहब कह दें, आप मियां साहब कह दें, लोग समझते हो आपके मुखालिफ हैं। एक गालियां देने वाली ये आदत पीटीआई वालों ने डाली है। आप लोगों को भी गालियां तो फिर बर्दाश्त कर, हम तो मेरी बात सुने, हाँ। केपीके से जितनी गलीज हमें गालियां दी गई, हमने बर्दाश्त किया, ठीक। क्योंकि इनका कल्चर ही यही है। अगर इतने दिलेर हैं तो फिर तकरीर तब्दील क्यों की? सुबह गाड़ी में बैठते, गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे, खड़े थे। देखिए, मैं एक चीज कह दूं, मेरे ख्याल में ये ट्रोलिंग जो होती है ना, ये चंद लोग बैठे हैं, पेड हैं किसी एक इलाके से या किसी, ये नहीं है ओवरऑल। तो ये जो पेड है, इसकी आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में सेल की बात हो रही है, इसकी आप लोग इन्वेस्टिगेशन हर बंदे का हक है। पहले इसका तो जवाब दें। देखिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये कहाँ से इनको पैसे आ रहे हैं, ये क्या है, हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, किस किस के खिलाफ क्या क्या कैंपेन चलाई, ये तो बड़ी स्टोरी है। देखें, अगले हुकूमत आएगी, जो हुकूमती होंगे ज़ोमा जो बैठे होंगे, उनको ऊपर डिपेंड तो करता है कि चीजें सही इंक्वायरी तो होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी अदल की बुनियाद पे होनी चाहिए, और ऐसी चीजें साफ शफाफ होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अदल की बुनियाद पे, अदल और इखलाकियात, जो अगर हम रियासत मदीना के नाम को इस्तेमाल सिर्फ करना या मजहब के लिबादे को इस्तेमाल करना। चंद साहब, आपके पास तो बड़ा बड़ा आपके भी राज छुपे हुए, आप बता नहीं, मेरे पास कोई राज नहीं अच्छा, है। चलिए, आप तो- हमें ना मुझे फरमाएं, मेरे पास कोई राज अच्छा, नहीं। ठीक है। मुसद्दिक साहब, अब मैं confirm करता आप हूं कि कंफर्म हैं। कर रहे हैं ना कि